प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ अवनीश जी तो हैं। साथ में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही हम लोग के सम्मानित जो है ओमकार सर हैं आज हमारे साथ। ओमकार चौधरी जी, इनका अपना ओके। यूट्यूब चैनल है ओसीएन नेटवर्क, दर्शक जानते भी होंगे और काफी बड़ा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद याद करने के सर लिए। सर तो आज ओमकार का जो हमारा सर, विषय। मेरी तरफ से प्रारब्ध के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अवनीश जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है, कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और ये पहली बार हुआ है कि चुनावों की घोषणा होने से पहले भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और वो भी कम नहीं, पूरे 191। और जो कि एक अच्छा खासा परसेंटेज है उनके, अपनी जितनी सीटें वो लड़ते हैं, अराउंड 40%। जितनी सीटें वो पिछली बार लड़ी उन्होंने, उसके 40% उम्मीदवार उन्होंने आज ही घोषित कर दिए। सर, क्या कारण है? आत्मविश्वास है या ये, मतलब आप क्या समझते हैं, इसको इतनी जल्दी अनाउंस करने के कारण क्या हो सकते हैं भाजपा द्वारा? जी सर। संदीप जी, अगर आप देखें तो ये जो घोषणा हुई है प्रत्याशियों की, ये कोई जल्दबाजी में नहीं हुई है, अचानक नहीं हुई है। पिछले करीब-करीब 1.5 साल से, डेढ़ या पौने 2 साल से प्रत्याशियों के चयन की जो एक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है, एक पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत वो अलग-अलग स्तर से, और जो आरएसएस भी है या जो दूसरे आनुषंगिक संगठन हैं वो भी हैं, अपना इनका एक मैकेनिज़्म भी है। उन सब से रिपोर्ट्स मँगाते हैं, अलग-अलग कंस्टिट्यूएंसी में सांसद का परफॉर्मेंस का कैसा रहा है, उसकी उस संसदीय क्षेत्र में उसकी उपस्थिति कितनी है, लोगों में उसके प्रति विचार कैसे हैं, यानी उनके परफॉर्मेंस को लेकर के, उनके आचार-विचार को लेकर के लोगों की धारणा कैसी है, इन सब चीज़ों पर भी रिपोर्ट मँगाई जाती है। इसके अलावा जो राज्य की अपनी इकाई होती है, उनका फीडबैक होता है, और सेंट्रल लेवल पर भी एक निगरानी समिति टाइप होती है इनकी, वो भी देखती है। तो कई स्तरों पर फीडबैक लेते हैं। इसके अलावा जो इनके गुरुजी ऊपर बैठे हुए हैं यानी नरेंद्र मोदी, वो भी बहुत बारीक नज़र रखते हैं कि पार्लियामेंट के भीतर इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इनकी उपस्थिति कितनी रही है, मुद्दों को लेकर के इनकी जो अप्रोच है या इनका ज्ञान है, या इनका जो परफॉर्मेंस संसद के भीतर रहा है, अगर कभी किसी विषय पर बोलने का अवसर मिला है तो, ये सारे क्राइटेरिया हैं। और उन क्राइटेरियाज़ की जो है जाँच-पड़ताल की जाती है, समय लिया जाता है, और उसके बाद फिर पैनल बनाए जाते हैं। जो सिटिंग एमपी है, उसके साथ 2 दूसरे और चेहरों का एक पैनल बनता है, उन पर भी चर्चा होती है सीईसी में, जब भी मीटिंग होती है, और उसके बाद ठोक बजा कर के फैसला होता है कि ये चेहरा ठीक है, इसके खिलाफ किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इस पर फिर से दाँव आज़माया जा सकता है। केवल उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो 51 प्रत्याशी उन्होंने 80 में से घोषित कर दिए और 44 को दोबारा से टिकट दिया है। इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत कहीं संशय थी, तो वो कुल मिलाकर के 7 चेहरे थे जिन पर थोड़ी संशय थी, तो उनकी जगह नए चेहरों को तरजीह दी गई है। मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस है। पिछले 5 साल का जो काम-काज है वो भी, और कुल मिलाकर के जो 10 साल का कार्यकाल है इनका वो भी, और उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपसे बेहतर और कौन जानता है, आप हृदय स्थल पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में जितना काम किया गया है, और इसकी गति चूँकि 2017 में योगी आदित्यनाथ भी चीफ मिनिस्टर के तौर पर आ गए थे, तो फिर उसकी गति कई गुना बढ़ गई थी। जो पूँजी निवेश है, वो जो उत्तर प्रदेश में आया है, इसके अलावा जो आस्था के केंद्र हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम का
भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, या जो दूसरे अभी मथुरा का भी चल रहा है, ज्ञानवापी वाला भी चल रहा है। यानी विकास के साथ-साथ और जो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज जिसको हम बुनियादी ढांचा कहते हैं, उस पर जिस तरीके से ध्यान केंद्रित किया गया है, तो विकास और विरासत, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने भाषणों में कहते हैं, उन दोनों पर जिस तरीके से फोकस किया है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन तीनों को बीमारू राज्य के तौर पर जो है एक तरीके से प्रचारित किया जाता था और माना जाता था कि इन तीनों राज्यों का तो कुछ नहीं हो सकता। पर 15 साल पहले शिवराज चौहान के मध्य प्रदेश में, और उसके बाद ये कार्यकाल था, और उसके बाद आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जनता ने जिस तरीके से दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी को मत दिए, 2/3 बहुमत दे दिया और कांग्रेस नीचे आ गई। बिहार में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता रहता है, नीतीश का मन डामाडोल हो जाता है कभी-कभी, लेकिन अब बिहार की छवि भी वो तो नहीं रह गई है जो जातीय संघर्ष होते थे, अपहरण होते थे, फिरौती होती थी, जंगल राज होता था, कम से कम उससे तो निकल आया है। बाकी के जितने मोर्चे हैं उन पर अभी वहाँ काम होना है, पर जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, कितने नए हवाई अड्डे बन गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर अब जो डरते थे यहाँ पूंजी निवेश से, अब वो तमाम देश के, विदेश के उद्योगपति भी आने शुरू हुए हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। और जिन योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाने पर कुछ लोग ने नाक भौं सिकोड़ी थी 2017 में और तमाम तरह की बातें कही थी, सारा परसेप्शन ही चेंज कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, अपनी दिन रात की मेधा से भी, परिश्रम से भी, समर्पण से भी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक नई छवि गढ़ी है, और अब तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कई राज्यों से इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है कि हमें भी एक योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो ये विश्वास है, ये काम है जो बोल रहा है, और उसी का नतीजा है कि इन्होंने अपने एक साथ 195 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें से अकेले 51 तो उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो ये एक बढ़त भी है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। जो बाकी के इनके जो इनके विरोधी दल हैं, इंडिया अलायंस कह लीजिए, समाजवादी पार्टी ने हालांकि 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन बाकी पर एक बढ़त भी है, विश्वास भी है। और देखिए, राजनीति में परसेप्शन बहुत काम करता है। परसेप्शन अगर किसी के बारे में ये हो जाए कि ये कॉन्फिडेंट हैं और आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तो फिर वो चीजें अल्टीमेटली काम करती हैं। जी। तो बात तो आपने इतनी सही कही कि सारगर्भित है कि ये आत्मविश्वास है और ये कर्म बल है जो उन्होंने काम किया है। जैसे अब जो समझ में आता है कि लोकार्पण पे लोकार्पण हुए जा रहे हैं, शिलान्यास भी होता है तो लोकार्पण भी होता है। और जितना मोदी जी का डेली रूटीन है उससे दिखता है कि कितना काम हो रहा है, कितनी जगह पे कहीं फर्टिलाइजर फैक्ट्री और इस प्रकार के, और ना सिर्फ टॉप लेवल के मतलब गरीबों के लिए भी कितना कुछ किया गया है कि नल से जल जो है, ये एक स्कीम है, बिजली है, अन्न है, अनाज है। और लेकिन और शायद वो आत्मविश्वास है कि उन्होंने पहले ही ये तय कर दिया है कि अब ये हमारे प्रत्याशी हैं। अवनी सर, मैं आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि एक बात ये होती है कि हमको कॉन्फिडेंस है, पर अक्सर पहले जो लोग प्रत्याशी घोषित कर देते हैं तो वहां पर जो लोग और लोग होते हैं जो जिनकी इच्छा थी टिकट पाने की, तो उन लोग का विद्रोह सामने आने लगता है। तो क्या इस इतने पहले, और शायद इसी को काउंटर करने के लिए भाजपा की एक नीति ये भी थी कि वो सदैव फेजेस में जो है इलेक्शन के दौरान फेज जितने चरण चुनाव के होते थे उसमें भी वो लोग करते थे, उसी समय टुकड़ों टुकड़ों में अपनी जो है सूची जारी करते थे, पर एक बड़ी लिस्ट तत्काल जारी कर दी गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या इन सीटों पे विद्रोह की कोई भी संभावना नहीं है? अवनी सर जी। जी, संदीप जी, सबसे पहले तो ओमकार सर ने जो बात कही, उनकी बात में ही कुछ आगे और बात में जोड़ने की हिमाकत कर रहा हूँ।
देखिए ऐसा है, ये नरेंद्र मोदी के बारे में 2014 से 2019 तक, 2019 के बाद इन तमाम 10 सालों में मोदी जी के बारे में एक परसेप्शन गढ़ने का प्रयास किया जाता है कि साहब मोदी बड़े ही तानाशाह टाइप के आदमी हैं। मोदी ही मोदी पूरे सीन, पूरे परिदृश्य में छाए रहते हैं और मोदी जिसको चाहते हैं सब मोदी के नाम पर जीत के चले आते हैं। लेकिन जरा ये 195 की लिस्ट आप देखिए। 195 की लिस्ट में 115 पुराने चेहरे हैं। 115 पुराने चेहरे, इन 195 में से 155 ऐसी सीटें हैं संदीप जी जहां जो भारतीय जनता पार्टी के जहां पर सिटिंग एमपी हैं। ठीक है। अब अगर इस रेशियो से देखा जाए तो केवल 20% ऐसे लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं, यानी 80% पुराने चेहरे ही रिपीट किए गए हैं। कुछ राज्य तो ऐसे हैं, उत्तराखंड आप उठा के देख लीजिए, अरुणाचल उठा के देख लीजिए, दमन दीव और गोवा, उसके साथ जम्मू कश्मीर उठा के देख लीजिए, वहां 100% वही चेहरे, यानी किसी का टिकट नहीं कटा है। तो एक जो ये परसेप्शन गढ़ने का प्रयास किया जाता है कि सिर्फ मोदी ही मोदी, ट्रेन का झंडी दिखाना है तो मोदी, कहीं किसी पुल का उद्घाटन करना है तो मोदी, ऐसा नहीं है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि 80% अभी तक घोषित जो जी प्रत्याशी हैं वो पुराने ही प्रत्याशी हैं, यानी यहाँ आती है टीम मोदी। ओंकार सर ने जो जी बात कही कि जहां छोटी सी भी संभावना लगी, और उसका ओंकार सर ने वो तरीका भी बता दिया कौन से इनके मैकेनिज्म है, जहां सांसदों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे नहीं है। निश्चित तौर पर आप या कोई भी भारतीय वोटर यही चाहेगा, जो अच्छा नहीं है, जो कामकाज नहीं करता है, उसको बिल्कुल नहीं टिकट दिया जाना चाहिए। तो ये होता है पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के एक राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर लोकतांत्रिक होना। ये जी सबूत है जी जी 195 जो अब तक जी टिकट दिए गए हैं। इसी के साथ आप जी देखिए सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। और आपको मैं बता दूं कि नया भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बात को जाके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों से कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो आप जरा देखिए 47 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से नीचे है, और एक तरफ 50 साल से ऊपर के एक ऐसे युवराज हैं जो अभी तक लॉन्च होने की तैयारी कर रहे हैं। यही वो जी देश है सर जहां पर 60-65 साल के उम्र के रमेश चन्नीथला जब 55 साल के थे तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। सर आपको बेहतर याद होगा आपके इन तमाम अनुभवों के बीच। तो कुल मिला के ये जो लिस्ट आई है 195 की, ओंकार सर बिल्कुल ये बात कह रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आई है और टीम मोदी को सामने रखती है, और ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितने लेयर के फिल्टर हैं और कितने ईमानदार फिल्टर हैं जी जो जी अपनी जनता के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो व्यक्ति कर सकता है उसका चुनाव करते हैं। जी जी मैं ओमकार सर के पास वापस आता हूँ। सर कुछ दिन पहले की एक छोटी सी घटना सुनने में आई कि जब जेपी नड्डा जी संसद में थे और उन्होंने फिर जो है यूपी के सांसदों को अपने पास बोला, मतलब मीटिंग के बाद, मोदी जी से मीटिंग के बाद, और फिर यूपी के सांसदों को बोला गया कि आप लोग जाइए, आपसे बात करनी है, आप लोग का फीडबैक लेना है हमको। मोदी जी तक ये खबर पहुंची तो वो भी अपने संसदीय क्षेत्र का एक रिपोर्ट कार्ड लेके आए और उन्होंने कहा कि नड्डा जी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी यूपी का ही सांसद हूँ। तो वो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने फिर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, बोले अभी मैं किसी और मीटिंग में जा रहा हूँ और आपको अगर लगता है कि इसमें कोई कमी हो तो आप हमको जरूर बता दें। तो ये कितना सर, जो आपने कहा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और ये जो सीसी की बैठक थी 3:30 बजे तक सुबह चली है, वो वीडियो सबने देखे कि 3:30 बजे तक सुबह इन लोग की पूरी, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री और जेपी नड्डा जी भाजपा अध्यक्ष, सब लोग वहां पे मतलब मैराथन मीटिंग करके निकले हैं और उसके बाद 2 दिन बाद लिस्ट आ गई है। तो ये जो मैं एक देखता हूँ सर, आप चूंकि पत्रकारिता में आपका इतना अनुभव है और सदैव पत्रकारिता में एक नेता की छवि की बात होती है, पर यहाँ तो हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म दिख रहा है। तो क्या जो ये एक पॉलिटिकल लेंस है वो बदलना चाहिए लोगों को कि अब छवि की बात नहीं होती, अब कर्म की बात होगी, ऐसा है सर? बिल्कुल सही आकलन है आपका संदीप जी। देखिए, जब ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके तुरंत बाद इनके फैसले क्या हुए थे कि लाल बत्ती नहीं रहेगी किसी वीआईपी या मंत्री की गाड़ी पर। वो डाउन टू अर्थ होने की दिशा में उनका पहला बड़ा फैसला था, स्टेप था। एक अभी मैं आपको शायद पश्चिम बंगाल की ही घटना है या बिहार की घटना है। ये मंच पर बैठे हुए हैं, एक बच्ची है जो एक पोर्ट्रेट बना कर के लाई है जिस पर कुछ देवी-देवता हैं।
और वो उसको शो कर रही है खड़ी होकर के, और प्रधानमंत्री की उस पर नज़र जाती है। और प्रधानमंत्री एसपी जी के अपने सुरक्षा में लगे हुए एक अधिकारी को कुछ हिदायत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो पोर्ट्रेट जो है आप लेकर के आइए, मँगवाइए उसको। मँगवाया जाता है, फिर उसको लेकर के प्रधानमंत्री अचानक अपने चेयर से खड़े होते हैं, आगे जाते हैं मंच पर, उस बच्ची की तरफ उँगली करते हैं और फिर उस पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करते हैं और उसको एक तरीके से शाबाशी देते हैं बच्ची को, धन्यवाद देते हुए, और फिर इशारा करते हैं कि ये मेरे ड्राइंग रूम में या कहीं आपको मिलेगी। इस तरह का वो उनको संदेश देते हैं। ये होती है संवेदनशीलता किसी लीडरशिप की, और इसका मैसेज कितना बड़ा गया है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उस ऐज के जितने बच्चे हैं, उन सब में क्या मैसेज दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। और भीड़ में भी खड़ा हुआ कोई बच्चा अगर प्रधानमंत्री को कोई मैसेज देना चाहता है, कोई गिफ्ट देने के लिए आतुर है, व्याकुल है, और उसको पता है कि बैरिकेड भी लगी हुई है, सुरक्षा भी बहुत कड़ी है, मैं प्रधानमंत्री तक जा नहीं सकती या नहीं जा सकता हूँ, तो प्रधानमंत्री अगर मंच पर बैठे हुए छोटी-छोटी चीज़ों को भी पकड़ लेते हैं और फिर वो एक मैसेज देने के लिए या अपनी संवेदनशीलता दिखाने के लिए, या उस बच्ची को और उस बच्ची की उम्र के जितने भी दूसरे बच्चे या बच्चियां हैं, उनमें एक मैसेज देने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए किस तरह के काम करते हैं, ये हमें पता चलता है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि पैराशूट से तो आए नहीं हैं, चांदी की चम्मच भी मुंह में लेकर के नहीं पैदा हुए हैं, ऊपर से थोपे भी नहीं गए हैं, और 50-52 की उम्र तक तो किसी सरकारी पद पर भी नहीं थे। एक प्रचारक के तौर पर काम कर रहे थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के अलग-अलग दायित्वों को उन्होंने निभाया है। सेक्रेटरी के तौर पर जब वो अ हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब को देखते थे, तो सौभाग्य से, संयोग से मैं उन दिनों चंडीगढ़ में हुआ करता था। हमने इनको काम करते हुए देखा है। और इसके बाद फिर जब भुज और कच्छ में वो जानलेवा भूकंप आया और अटल जी की सरकार थी और इनको कहा गया कि आप गुजरात जाइए, तो गुजरात का दायित्व सँभाला। और मेरे विचार से कांग्रेस नरेंद्र मोदी की मेधा को, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इसलिए 2002 में जब वो दर्दनाक हादसा हुआ गोधरा में, तो इनको बदनाम करने की एक पूरी साजिश रची गई। मोहरे तय किए गए, तीस्ता सीतल वार्ड से लेकर के तमाम दूसरे लोग। और यहाँ तो दिल्ली में तो ख़ैर एक मीडिया का वर्ग है ही जो इनके भोंपू की तरह काम करता है। अब तो मैं उनको कहता हूँ 24/7 इनके फुल टाइम प्रचारक हैं वो, कांग्रेस के और वामपंथियों के। और अब तो ख़ैर उनमें भी हड़बड़ी है, आशंका है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री की के तौर पर नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, तो हमारी तो दुकानें ही बंद हो जाएँगी। तो वो एक अलग विषय है। पर मेरा कहना ये है कि नरेंद्र मोदी साढ़े 13 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और जब उन्होंने गांधीनगर छोड़ा, अहमदाबाद छोड़ा और दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो उनके बैंक अकाउंट में करीब 55 लाख के आसपास था, जो चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको वेतन और दूसरी चीज़ें, भत्ते वगैरह मिलते हैं। वो अपने ड्राइवर से लेकर के अपने रसोइये, अपने स्टाफ के बच्चों की परवरिश के लिए, शिक्षा के लिए, शादी-ब्याह के लिए छोड़ आए। और वहाँ के अधिकारी कहते रह गए कि इसमें से कुछ तो अपने पास रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे क्या करना है। एक इनके पास कोई प्लॉट था या फ्लैट था, उसको भी दे आए कि मुझे नहीं चाहिए, सामुदायिक कार्यों के लिए या दूसरे कामों के लिए दे दे दीजिए। आप कहाँ मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी जिस तरह के व्यक्ति हैं और जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह का विज़न उन्होंने ना केवल भारत के लिए बल्कि अब तो दुनिया के तमाम जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भी उनकी लीडरशिप से, उनकी क्वालिटीज़ के कायल हैं। वरना तो पापुआ न्यू गिनी में जब वो लैंड करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर
उनके पैर छू करके आशीर्वाद नहीं ले रहे होते। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस कह कर के संबोधित नहीं करते। जापान के हिरोशिमा में जब एक सम्मेलन होता है, समिट होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ढूँढते हुए उनको नहीं पहुँचते और ये नहीं कहते कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपको नहीं पता कि अमेरिका की आपकी यात्रा और डिनर के लिए किस-किस तरह की और कौन-कौन सिफ़ारिशें कर रहा है कि हमें मोदी जी के साथ डिनर करना है। उनकी पार्लियामेंट में जब वो संबोधित करते हैं तो 15 बार खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन नहीं होती और 70-72 बार, 75 बार तालियों की गड़गड़ाहट नहीं होती और पिछले कई साल से वो दुनिया में जो ग्लोबल रेटिंग आती है लोकप्रियता की, उसमें सर्वोच्च शिखर पर ना होते। अब यहाँ का विपक्ष अगर राजनीतिक कारणों से किसी को मतलब डिस्क्रेडिट करने में ही लगा हुआ है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है और उनका कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है। पर इससे नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं और उन्होंने जो करके दिखाया है पिछले 10 साल में, वो तो नहीं मिट जाता है ना संदीप जी। जी सर, आपने मतलब इतनी लंबी बात, मतलब इतनी ज़्यादा जो वैश्विक स्तर पे जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, या एक आपने छोटी सी घटना वो जो बच्ची थी उसकी, वहां से लेकर जो आपने इतना लंबा पूरा का एक खींचा और कम समय में पूरी एक इनकी पूरी वर्किंग बता दी, इनका इतिहास भी बताया एज ए मुख्यमंत्री काल, और ऐसा जब ये छोड़ आए अपना सब कुछ पीछे, नए दायित्व को लेने के लिए अपना पीछे का पुराना उन्होंने सब छोड़ दिया। और गुजरात भी ऑफ कोर्स आज की डेट में, आज ही हमने एक वीडियो किया है जहाँ पे कि धुलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है बहुत बड़ा। तो अपनी जन्मभूमि को, अपनी कर्म भूमि को और अपनी वाराणसी को कितने प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मैं खुद होके आया बनारस, अद्भुत चेंजेस हैं। हमारे मम्मी पापा सरप्राइज हो गए कि कितनी रोडें बन गई, कितनी रिंग रोड बन गया, ये बन गया, बहुत सारी चीजें जो लोग 80 के दशक से जाते रहे। तो अद्भुत व्यक्तित्व है इसमें, तो कोई, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके इस काल में जी संदीप रहे जी, हैं। मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा जी सर, और प्लीज। दर्शक भी इसको महसूस करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। जी जी देखिए 2014 से पहले का युग याद करिए। आपको जी गैस सिलेंडर लेना है, लाइन में लग जाइए। आपको बिजली का बिल भरना है, लाइन में लग जाइए। आपको रेलवे का टिकट खरीदना है, लाइन में लग जाइए। आपको अगर बिजली का, टेलीफ़ोन का, दूसरे तमाम जितने भी बिल भरने हैं, आपको जाना पड़ेगा, अपना काम छोड़ना पड़ेगा और कितने घंटे में आपका नंबर आएगा, क्योंकि बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगती थी, सारे कामों के लिए। वो सारी चीज़ें तो खत्म हो गई ना अब। इसका जी क्रेडिट किसे देंगे हम लोग? अब एक मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, स्मार्टफ़ोन, उस पर तमाम तरह के ऐप हैं। आपको फ्लाइट बुक करानी है, आपको रेलवे का टिकट रिज़र्व कराना है, तो बुक कराना है, आपको किसी भी तरह का बिल भरना है, वो सारे पेमेंट आप कर दीजिए और अब तो यूपीआई जो है उसका डंका विदेशों में भी, कई देशों में बज रहा है। जी विदेशी भी आते हैं तो वो यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर देते हैं जब कुछ खरीदारी करते हैं। तो ये जो चीज़ें जो लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं और जिसका जी। शुरू में आपने चर्चा किया था कि हाँ असंख्य लाखों करोड़ों घरों में जिस तरीके से रसोई गैस के कनेक्शन पहुंच गए, शौचालय बन गए और आयुष्मान योजना के तहत जिनको लाभ मिल रहा है 5 लाख तक का फ्री में इलाज करा पा रहे हैं। तमाम तरह की मतलब ऐसी-ऐसी तो ये जो लाभार्थी वर्ग एक खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो चाहे किसान हैं, चाहे एक मुद्रा लोन योजना के तहत भी कितनी महिलाओं को, और अब ताज़ा ये जो लखपति बहन जो है गाँव में खड़ी कर दी हैं कि साहब ड्रोन लखपति दीदी, ये सब इतना बड़ा लाभार्थी वर्ग है, वो किसको वोट देगा? नरेंद्र मोदी को वोट देगा या राहुल गांधी को वोट देगा? तो इन्होंने काम इतने कर दिए हैं, लकीर इतनी जी लंबी खींच दी है कि जी ये लोग हाँफने लगे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या? जी। जी। नहीं, आपने सर इतनी बड़ी बात कही कि, और ये मेरे ख्याल से ये उसी बात का जवाब है जो पहला सवाल था, कि इसी आत्मविश्वास के कारण, इसी कर्म के कारण, इसी कार्यों के कारण इतना आत्मविश्वास है कि
वो स्वयं भी अपनी बात कहते हैं कि हमें 370 पार जाना है। और अब मैं अवनीश सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि अवनीश सर, कुछ लिस्ट में कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई अभी तक। तुरंत की खबर है कि पवन सिंह जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, और हो सकता है इन लोगों से, मैं इतनी पॉजिटिव बात हो रही थी, लेकिन चूंकि कंट्रोवर्सी हुई है और वो अ, अभी तत्काल में जो है काफी चर्चा भी हो रही है, तो चूंकि तुरंत की खबर है तो मैं उसको भी एक बार कम समय के लिए मैं चाहूंगा कि अवनीश सर और ओमकार सर, आप लोग भी इस पे बताएं कि ये एक बहुत बेसिक कंट्रोवर्सी है कि सांसदों को चेहरे नहीं बदले गए, लेकिन कुछ नए चेहरे लाए जा रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है। ये कितना सही बैठता है, कितना गलत बैठता है? जी अवनीश सर, आप ओमकार सर से भी, आप भी शायद कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्लीज। नहीं, नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आपने ये जो बात उठाई पवन सिंह के हवाले से, देखिए ऐसा है, शुरुआत में जब ये लिस्ट आई, तो एक बात ये भी देखा गया कि साहब अलग-अलग चेहरे हैं और नरेंद्र मोदी की राजनीति में आप देखिए, वो पहले काम कराते हैं, चाहे वो वैष्णव साहब हों, रेल मंत्री हों, चाहे हमारे विदेश मंत्री हों, जयशंकर साहब हों, चाहे हमारे वित्त मंत्री हों, और उनको 5 साल एक टर्म एक काम करते हुए और प्रोडक्टिविटी महसूस कराते हुए और सफल तरीके से अपने विभाग को चलाते हुए पहले दिखवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब आप जाइए और चुनाव लड़के आइए। ऐसी बहुत संभावना ऐसी जताई जा रही है कि लिस्ट जैसे आगे आएगी तो बड़े वरिष्ठ मंत्री जो सीधे इलेक्शन से नहीं आए थे, राज्यसभा से आए थे, वे भी चुनाव मैदान में जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी साहब की ये तरीका होता है कि अरे इन्होंने किसको उतार दिया, ये तो एक नौकरशाह है, ये तो बड़ा पुराना तरीका है, भारतीय जनता पार्टी की का भी कांग्रेस की राह पे चल पड़ी। नहीं, अब आप अगर जयशंकर साहब कहीं से चुनाव लड़ते हैं, तो ओमकार सर अब ये कहा जाएगा कि ये परफॉर्मर हैं, इन्होंने परफॉर्म किया है, इन्होंने 5 साल रिजल्ट दिए हैं और अब जनता एक सांसद नौकरशाह को नहीं चुनेगी बल्कि एक परफॉर्मर विदेश मंत्री को चुनेगी, एक रेल मंत्री को चुनेगी, एक फाइनेंस मिनिस्टर को चुनेगी। अब आते हैं किस कंट्रोवर्सी जो आपने पवन सिंह के हवाले से बात की। देखिए ऐसा है, शुरुआत में जब आया तो ये हुआ कि साहब इतने सारे भोजपुरी स्टार्स को क्यों उतारा? तो इसका खंडन मैं इसलिए कर देता हूं कि अगर आप मनोज तिवारी को भोजपुरी स्टार कहते हैं तो ये गलत बात है, वो 2 टर्म के सांसद हैं और सफल सांसद हैं। अगर आप रवि किशन शुक्ला को केवल भोजपुरी स्टार कहते हैं तो ऐसा नहीं है, वो 1 टर्म के परफॉर्मेंस वाले सांसद हैं और बेस्ट सांसद का एक अवार्ड पा चुके हैं संसदीय परंपरा में। तो ये नॉन परफॉर्मर लोग नहीं है, इनके सिर्फ स्टार वैल्यू की वजह से इनको नहीं लड़ाया गया। अगर आ जाइए दिनेश लाल निरहुआ की बात मैं करता हूं तो उन्होंने चैलेंज किया और घेर के रख दिया था चुनाव में। आपने भी देखा है, आप जानते हैं रविकिशन हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उनसे अभी मेरी बात हो रही थी जब ये पवन सिंह वाला इशू आया है। देखिए इसमें क्या है कि पवन सिंह कहां से आते हैं, बिहार से आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरे भारत के जनमानस का बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके रीजनलिज्म को खत्म कर रहे हैं, उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स को खत्म करने का लगातार प्रयास किया है। सर ने जैसे कहा कि उन्होंने एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया जो किसी कास्ट कैडर से बाहर है। तो ऐसे में अगर पवन सिंह को आसनसोल ले जाके खड़ा कर दिया और पवन सिंह ने व्यक्तिगत कारण बताए हैं, पार्टी उनसे संपर्क कर रही है, मेरी खुद रविकिशन जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि नहीं उसमें कुछ ऐसे इशू है, उनकी दिली इच्छा थी कि वो आरा से लड़ जाए और कोई भी अपनी मातृभूमि से लड़ना चाहेगा। तो ये जी एक अपना जी सेल्फ मैकेनिज्म है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि ओंकार सर पहले ही बता चुके हैं, तो ये कोई कंट्रोवर्सी है ऐसा मैं नहीं मानता। जी, मैं अब ओंकार सर से एक मतलब आपने इतना समय दिया, मैं एक आखिरी सवाल भी करना चाहूंगा सर, कि लोकतंत्र की बात है, आज चुनाव होने वाले हैं और ये डेमोक्रेसी की बात है। आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका की स्पीच का जिक्र किया, उसमें मोदी जी ने 2-3 बार लगातार कहा था कि डेमोक्रेसी डिलीवर्स, और ये भारत ने करके दिखाया है। जो एक विश्व में चाइना मॉडल को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी कि एक ही पार्टी रूल करे या 2 ही पार्टी आपस में रूल करें, कि लोकतंत्र में किसी और के लिए स्थान नहीं, बस एक ही लोग करें और वही सारे फैसले लें, विकास भी करें, डेवलपमेंट करें, सब कुछ करें। पर मोदी जी तो लोकतंत्र की कोख से निकले हैं सर, और लोकतंत्र का सबसे अद्भुत उदाहरण मोदी स्वयं है। कहां से आए, कैसे लीडरशिप ली और कैसे उन्होंने किया, और लोकतंत्र को भी बेनिफिट पहुंचाने का सबसे ज्यादा कार्य मोदी जी कर रहे हैं। तो लोकतंत्र और मोदी दो एक दूसरे को आप इन दोनों को एक साथ कैसे देखते हैं सर? कितना आवश्यक है देखिए, ये दोनों? जी बहुत 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 ही महत्वपूर्ण सवाल आपने छेड़ दिया है।
देखिए, जो लोग बार-बार कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अरे लोकतंत्र की हत्या तो वही 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। लोकतंत्र की हत्या तो चुनी हुई 52 सरकारों को बर्खास्त करके इंदिरा गांधी ने खुद की थी। और लोकतंत्र की हत्या तो आपकी मम्मी सोनिया गांधी कर रही हैं, एक विदेशी मूल की हैं। और 1998 में जिस तरीके से सीताराम केसरी जी को उखाड़ करके एक तरीके से बलात् दफ्तर से बाहर फेंक दिया था, उनकी नेम प्लेट उखाड़ करके फेंक दी थी और आपकी मम्मी को जबरन एक तरीके से थोप दिया था अध्यक्ष के तौर पर। और वो जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बन गए या मजबूरी में नहीं बना दिए गए, तब तक संगठन पर काबिज थी। या तो वो काबिज थी या सवा डेढ़ साल के लिए आप खुद काबिज थे। तो कहाँ डेमोक्रेसी है आपकी पार्टी के भीतर? कोई भी गुलाम नबी आज़ाद, कोई भी कपिल सिब्बल अगर ज़रा-सा चूँ करता है, लोगों को अगर G23 बनाना पड़ता है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो चुन-चुन करके आप सबको वो किनारे लगा देते हैं, ऐसा हिसाब-किताब कर देते हैं। यानी ज़रा-सा भी अगर आपकी पार्टी के भीतर से किसी ने दुस्साहस किया, नाफ़रमानी की, तो उसका क्या हाल करते हैं आप, वो तो सब जानते हैं। और अगर आपकी पार्टी इतनी ही मतलब लोकतंत्रवादी होती, डेमोक्रेटिक होती, तो आपके बहुत करीबी संगी साथी अशोक तंवर से लेकर के आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, बहुत लंबी लिस्ट है, वो क्यों छोड़ कर के आपको चले गए? और अभी भी अशोक चौहान महाराष्ट्र से चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए। तो ये क्यों चले गए अगर आपकी इतनी ही लोकतांत्रिक पार्टी है? और आपने सही कहा है, एक चाय वाले का बेटा जिसने पूरा बचपन जो है वो संघर्ष में बिताया है और जिसने संगठन के लिए, पहले संघ के लिए काम किया है, वो अगर आज देश का प्रधानमंत्री है, तो इससे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कोई हो नहीं सकती है, जो खुद नरेंद्र मोदी ने जो है। और दूसरी बात एक और मैं कहता हूँ, भई इस देश में, देश की विकास अ, मतलब विभाजन और आज़ादी के बाद इस देश को ने 75 साल देख लिए ना। इन 75 वर्षों में जो वनवासी, आदिवासी थे, उनमें से कोई करीब-करीब 55-60 साल तो कांग्रेस ने ही राज किया है ना इस देश में। और 35-37 साल तो इस एक परिवार के ही लोगों ने किया है, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। एक भी आदिवासी, वनवासी आपको ऐसा नहीं लगा उसको राष्ट्रपति बनाया जाए? या एक दलित, चलो नारायण साहब को आप मान लीजिए, 2017 में रामनाथ कोविंद साहब को, फिर 2022 में एक आदिवासी वनवासी को ये लेकर के आए। और अलग-अलग राज्यों में राज्यपाल देख लीजिए आप, अगर कास्ट की ही बात करें। खुद नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आप देखिए, जो किस तरीके से अलग-अलग समुदायों और जातियों को सम्मान दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है। और अब बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 3 राज्यों में जो सरकारें बनी हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उनको आप देख लीजिए। मतलब नए मुख्यमंत्री और अलग-अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व। राजस्थान में अगर एक सवर्ण को लेकर के आए, तो मध्य प्रदेश में एक यादव यानी ओबीसी को लेकर के आए। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में आप एक मतलब आदिवासी को और उनको लेकर के आए। तो और 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अलग-अलग जातियों को प्रतिनिधित्व दिया। तो एक लोकतांत्रिक तरीके से कैसे काम होता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण नरेंद्र मोदी हैं। अब आप उनके कामों को मतलब डिस्क्रेडिट करने के लिए और मीडिया का चूँकि आपको साथ मिलता रहता है, आप चाहे जो कहें, चाहे जो झूठ परोसें, वो प्रसारित भी हो जाता है बिना चेक किए और एक प्रति प्रश्न बिना पूछे। जो आपने कह दिया बस उतना भर जो है वो प्रसारित कर देते हैं। पलट करके आप सवाल नहीं करते या ये नहीं पूछते कि भई नेहरू ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कोई सवाल नहीं पूछता। बहरहाल वो एक अलग विषय है, कभी फिर उस पर जी। चर्चा करेंगे, मीडिया की भूमिका को लेकर के। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक लोकतंत्र के गर्भ से निकला हुआ और लोकतंत्र को सुदृढ़ कर रहा
एक प्राइम मिनिस्टर है इस समय देश में जो उस दिशा में बढ़ रहा है। और एक और बात जो मैं भूल गया था, मेरी आंखें भर आती हैं संदीप जी और अवनीश जी जब मैं राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जी, के जी, पुरस्कार लेते हुए उन अज्ञात लोगों को देखता हूं जिनके बारे में हम और आप भी नहीं जानते हैं, और ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे नग ढूंढ करके लाए जा रहे हैं। जी, वरना पहले पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है कैसे कैसे चेहरों को मिलते रहे हैं और क्या क्राइटेरिया रहा है, वो हम आप सब जानते हैं। जी। नहीं सर, आपने इतनी बहुत अच्छे से समझाया और मुझे लगता है कि हम सब समृद्ध हुए इस जानकारी से कि किस प्रकार से लोकतंत्र जो एक विपक्ष है, जो कहने को विपक्ष है, लेकिन वो मैं कहता हूँ कि वो और ये सत्य भी है कि वो अपने अपने राज्य में सरकार चला रहा है, वो सत्ता में है। उनकी सत्ता में भाजपा विपक्ष में है। खैर, पर उन लोग का क्या रोल रहा, कैसे किया? अवनी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर अपनी बात कहें तो फिर जी हम इस जी वीडियो को संदीप जी, विराम दें। मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल संदीप जी, आपने जो बेहद महत्वपूर्ण एंगल को उठाया, उसको ओमकार सर ने जिस तरीके से कवर किया, मैं केवल ओमकार सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। ओमकार सर ने जो बताया कि अब तक इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को कैसे देखा गया है कि कैसे सबको साथ लेके और किस लोकतांत्रिक मूल्यों को वो जीते आए हैं। अब जरा 195 की ये लिस्ट आप देख लीजिए ना, जिस जाति कार्ड को लेके राहुल गांधी, जिनको मैं भारतीय लोकतंत्र के लोकतांत्रिक वंश का राजकुमार कहता हूँ, राजघराना जो है, आप देखिए जरा 195 में से 57 ओबीसी कैंडिडेट है। यहाँ कोई रिजर्वेशन तो नहीं होता ना सीटों का ओबीसी का मामले में, लेकिन एससी का देख लीजिए 27, एसटी 18, मान लीजिए 27 और 18, इनमें तो एक रिजर्वेशन है, चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया में हमारे रिजर्व है, लेकिन 195 में से 102 सीट की अब तक जो घोषणा हुई है वो इस वर्ग के लिए आती है, जिसमें 45 अकेले एसटी एससी का वर्ग है। राष्ट्रपति भवन में आप जो देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि ग्राम पंचायत से लेके राष्ट्रपति भवन तक एक जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, वो संभवतः यही है वो कारण कि 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो एक राष्ट्रवादी सत्ता परिवर्तन हुआ है। ओमकार सर से मैं चाहूंगा कि इस चीज को मैं आपके सेवा में अर्पित कर रहा हूं अपनी ये विनम्र बात सर, कि उसको जिया है और जीते हुए दिखाया है। वो हर एक काम में दिख रहा है, चाहे वो लाभार्थी वर्ग तैयार करने में हो, वो पदों में दिख रहा है, वो चुनाव में दिख रहा है। अभी तो 195 की लिस्ट आई है, अभी लिस्ट और जी, बाकी है। जी, 370 जब जी, प्रधानमंत्री कहते हैं तो निश्चित रूप से 400 सीट अकेले बीजेपी लड़ेगी, तब 370 लेके आएगी, है ना? जी, जी, और सर ने जो एक बात कही, बहुत भावनात्मक बात की, जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा और उनको लेते हुए देखते हैं सर, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस आईसीसीआर का मैं सलाहकार सदस्य हूं। मैं वाकई अब जिस तरीके से एक फोकस है कि किस तरह से अनाम प्रतिभाएं जो कहीं दबी कुचली और असली सांस्कृतिक प्रतिभाएं हैं, उनको बाहर किस तरीके से लाए, इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो हर स्तर पर बांटी है नरेंद्र मोदी ने, वो अद्भुत है सर। जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल। सर, मैं बस अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जो कि लिस्ट आ गई है, लिस्ट आने वाली है, भविष्य में लिस्ट, अभी तक तो जो है वो लिस्ट कॉन्फिडेंट है। हो सकता है अब जो भविष्य में आए नए चेहरे दिखें, जो कई सारी सीट्स बची हुई हैं, और जीतना तो लग तय ही हो चुका है लगभग, तो क्या कहा जाए। भविष्य कैसा देखते हैं सर मोदी जी के आने के बाद? और मेरे ख्याल देखिए से ये इतना नरेंद्र बड़ा विषय है कि इसके लिए मैं आपसे अलग से एक मतलब भविष्य में भी हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे जी। भविष्य कैसा देखते हैं देखिए सर? जी, देखिए नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से एकाधिक बार एक ये बात कही है कि अ, तीसरी बार जब हमारी सरकार आएगी तो हम कुछ बड़े फैसले लेंगे। और वो बड़े फैसले जो हैं, वो एक बार अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि अभी छोटे-छोटे फैसलों से काम नहीं चलेगा, छोटे-छोटे कामों से काम नहीं चलेगा। हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ से हमें लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। और जो एस्पिरेशंस हैं यूथ के, पब्लिक के, वो बढ़ गए हैं एक्चुअल में। 2014 से पहले का जो परिदृश्य था देश का, जिस तरीके से घोटाले, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से एक निराशा, हताशा का वातावरण था कि कहीं कोई सुनवाई होती ही नहीं है। और मैं तो चूँकि यहाँ
वसुंधरा गाजियाबाद में रहता हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मेरठ है। तो जब हम यहाँ से मेरठ के लिए निकलते थे, तो संदीप जी, अवनीश जी, आपको मतलब जान कर के हैरानी होगी कि पहले सोचना पड़ता था कि यार किस समय चलें? क्योंकि सर यहाँ से निकलने के बाद साढ़े जी, 3-4 घंटे लग जाते थे। कभी गंग नहर के पुल पर जाम लगा हुआ है, फँसे हुए हैं 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे मोदी के नगर। लिए। फिर हाँ, मुरादनगर में भी, मोदी नगर में भी, कहीं भी जाम लग जाता था। आज की तारीख में जो एक्सप्रेसवे बना है, हम यहाँ से चलते हैं और मैं अपने गाँव सवा घंटे में पहुँच जाता हूँ। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे मतलब एक बहुत ऐसी सोच है कि साहब, और लोग तो उदाहरण देते हैं ना कि 60 के दशक में अमेरिका अगर उरूज पर पहुंचा उसके बाद और एक विकसित राष्ट्र के रूप में उसकी अपनी एक धमक और पहचान बनी, तो इसकी वजह थी कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ सड़कों का निर्माण हुआ था, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का निर्माण हुआ था, हवाई अड्डे उनका जाल बिछा था। आज हमारे यहाँ यही काम तो हो रहा है। और जब कनेक्टिविटी आप इतनी आसान कर देते हैं, लोगों का जीवन आप आसान कर देते हैं, तो उसके बाद फिर दूसरे स्टेज में हम लोग आते हैं। कभी फिर से कोई चर्चा करेंगे तो जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इस समय मंच हैं, चाहे आपका सीईओ गूगल का है या हुँ, जितने भी बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, उनमें भारतीयों की भूमिका क्या है? और बाकी तो छोड़ दीजिए, अमेरिका के शासन प्रशासन में ही हमारी कितनी बड़ी भूमिका है, किन-किन पदों पर लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही कोई देश जो है इतना अचानक जो है तेज़ गति नहीं पकड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इंगित करती हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जी, जी सर। और काफ़ी बातें जो हैं मुझे लगता है कि इतनी पिरो दी हैं आपने, एक माला बना दिया आज सारी ही बातों को लेकर, लोकतंत्र मतलब छोटी घटनाओं से लेकर यूएस तक, और जो मोदी जी के प्रादुर्भाव है, उसमें भारत का क्या रोल है, भारतीयों का क्या रोल है, और भारतीय समाज अब लोकतंत्र जी रहा है, देख रहा है। और बहाना मिला हमें बीजेपी की लिस्ट का, लेकिन वो लिस्ट अपने आप में, जैसा आपने कहा कि पूरी तैयारी के साथ आई है, और वो पूरे लोकतंत्र को दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा समय है, और पहले भी आपने इतना बताया कि मैं पहले की सरकारों। जाते-जाते जी, एक बात सर, और कह सर। दूँ आपकी इजाज़त से, जो आपने मूल अरे सर! प्रश्न किया था उसका जवाब तो मैं देने से बच ही गया, रह ही गया। जी, 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी के बाद जो बड़े फैसले होने वाले हैं, उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और जब वो बड़े फैसले होंगे तो पूरा देश बड़ी राहत की साँस लेगा कि ये तो काफ़ी समय पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी विकास यात्रा को अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, रोक रहे हैं, बाधक बने हुए हैं। और अगर हमें वाक़ई 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में इमर्ज होना है, अपना स्थान बनाना है, तो जितने ये रोड़े बने हुए हैं, मैं बस उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी हैं, कुछ संगठन भी हैं, कुछ देश के भीतर और देश के बाहर तत्व भी हैं जो भारत को नहीं विकसित होने दे रहे हैं। कुछ आंदोलनजीवी भी हैं, कुछ ऐसे वाहियात कानून भी हैं जो तुष्टीकरण के लिए लाए गए थे। मुझे लगता है कि उन सब का उन्मूलन होने वाला है नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में। जी सर, और उसमें एक संस्था है जो अंग्रेज़ों के द्वारा पहनाया हुआ एक काला चोगा पहन के बैठी रहती है, और भारत के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में वो सबसे कम रैंक लेके आती है। नाम ना लिया जाए अभी फिलहाल, भविष्य में बात की जाएगी उस पर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और मैं आपसे ज़रूर भविष्य में चर्चा करना चाहूँगा किस प्रकार के बड़े फैसले जो ज़रूरी हैं, हम गेस नहीं करेंगे कि क्या आ सकता है, पर आपको आपके अनुभव से जो आपने कहा कि कुछ कार्य हैं जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, हम वो जानना चाहेंगे आप ही के माध्यम से कि किस प्रकार के कार्य हैं जो होने चाहिए, जो ज़रूरी हैं। और हो सकता है आपको आपको वो लोग सुनते भी होंगे और सुनते भी हैं, तो वो बात वहाँ तक जाए और ज़रूरी काम जो हैं वो होने ज़रूर हों। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज इतना समय देने के लिए, और आप आए, जी, और हम लोग का बहुत अहोभाग्य, सौभाग्य, प्रारब्ध का आपने यहाँ पर अपना समय दिया। अवनीश सर बहुत-बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, और
ओंकार सर, बस ये रिक्वेस्ट, फिर आए। और दर्शकों, ओसीएन नेटवर्क सर का यूट्यूब चैनल है, जरूर जाएं। बहुत अच्छी तथ्य, जो मैं उन दर्शकों के लिए बात कर रहा हूँ जो शायद पहली बार या जिनको जानकारी ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार नए दर्शक भी आते हैं, तो उनके लिए भी कि सर के चैनल को जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध को जरूर सब्सक्राइब करें, और सर को हम बार बार इनवाइट करते रहेंगे आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत धन्यवाद। हमारी सर, तरफ से भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, और दर्शकों इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।